नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 का डी पार्ट करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिएगा, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडॉप्टिंग IFRS डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू IFRS। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे। IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसको फॉलो ना करते हुए हम अपना ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेंगे, जिसको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानेंगे। Indian accounting standards are notified under the Companies Act 2013 and are applicable to companies। देखिएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज एक्ट बनाया गया था 2013 में, उसमें नोटिफाइड किया गया। और देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज एप्लीकेबल है या आती हैं। देखिएगा, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में जो कंपनीज लिस्टेड है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगी। हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹250 करोड़, जिस कंपनी का नेट वर्थ 250 करोड़ रुपीज़ है, दे आर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। ये सारी कंपनीज भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगी। आगे देखिए, the objective behind issuing Indian accounting standard is to prepare financial statement of a company on the lines of internationally accepted accounting principles and practices and complying with the country's business environment and laws। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही ऑब्जेक्टिव है मेन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और जो इंटरनेशनली बिजनेस चलाने में जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो फॉलो होते हैं, वही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फ़ॉलो किए जाएंगे। वही प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाएंगे और उसी के बेसिस पे बिजनेस किया जाएगा इंटरनेशनली। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में बताया गया है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में बताया गया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़। जितनी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ जो बनाई गई है, उसका डिस्क्लोज़र करना या बताना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक के बारे में बताया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक या इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो बताया जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग का एस्टिमेशंस और एरर्स जितनी भी है वो दिखाई जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स जितने भी अकर होते हैं, उसको आफ्टर बैलेंस शीट के बाद दिखाया जाता है। आगे देखिए, underlying assumptions in Indian accounting standard। The underlying assumptions in Indian accounting standard जो 101 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आते हैं, देखिए, फर्स्ट है गोइंग कंसर्न assumptions। It is assumed that the life of the business is indefinite and entity will continue its operation for an indefinite period। ये एज्यूम किया जाता है कि बिज़नेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनाइट है, जल्दी से ख़त्म होने वाली नहीं है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो भी इनडेफिनाइट है, कोई लिमिटेड। जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा, ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते जाएंगे
इसलिए इसको इनडेफिनेट माना गया है, बिजनेस की लाइफ को और इसके ट्रांजैक्शंस को। आगे देखिए, एक्यूरल एक्सेप्शंस। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्यूरल बेसिस, दैट इज एज एंड व्हेन दे आर अकर एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ऐसे ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्डेड किए जाते हैं जो हमने काम तो कर दिया है या बिज़नेस ने अपना काम तो कर दिया है लेकिन उसका मनी नहीं मिला है या पैसा नहीं मिला है। ऐसे ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में, जिसको हम एक्यूरल बेसिस पे शो करते हैं। आगे देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। देखिए क्या क्या ध्यान में चीज़ें रखनी होती है हमें। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट आर, फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। देखिएगा, एसेट्स आर द रिसोर्सेज जो कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड ऑपरेशंस फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल फ्लो टू द एंटरप्राइज। एसेट्स कंपनी का एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम पास्ट या पहले के ट्रांजैक्शंस को देखते हुए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारा इन एसेट से नुकसान या फ़ायदा कितना हो रहा है बिज़नेस को। उसके बेसिस पे हम अपना फ्यूचर और अपना फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उसको हम प्रॉफिट्स को तो आगे बढ़ा सकते हैं और लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड ऑपरेशंस विच शैल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। लायबिलिटीज़ हमारे ऑब्लिगेशंस है बिकॉज बिजनेस ने मार्केट से अगर कुछ भी पैसा उठाया है तो बिज़नेस को वो पे करना होगा। तो पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए या पास्ट इवेंट्स को देखते हुए आगे कितना हमें मार्केट से पैसा उठाना है, क्या ट्रांजैक्शंस करने हैं, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लायबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। Equity is the residual interest in the assets of the enterprise after deducting liabilities. It is the real value of the shareholder equity. इसको रेसिडुअल इंटरेस्ट इसलिए माना गया है क्योंकि जितने भी हमारे बिजनेस एसेट्स हैं उसमें से हमारी जितनी भी लायबिलिटीज़ अगर हम डिडक्ट कर देते हैं, जो बचा हुआ जो पैसा या वैल्यू आती है उसको हम शेयर होल्डर इक्विटी के नाम से मानते हैं, जो कि कंपनी का बेनिफिट है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स, इसमें 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर प्रिपेयर्ड। ये 2 टाइप्स की प्रिपेयर होती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिकॉन्साइल करती है द लॉस एज पर इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखिएगा, द एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जितने भी रेवेन्यू या सारी इनकम्स जो हमारे बिज़नेस की होती है वो सब इंक्लूड की जाती है। और जितने भी बिज़नेस के डेली एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब एक्सपेंसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो बिज़नेस को प्रॉफिट होएगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है रेवेन्यू से तो बिज़नेस को लॉस होएगा। आगे देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी हेल्प करता है प्रिपरेशन में। नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। नोट्स और कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमें ऐड करनी हो या रूल्स को चेंज करना हो, लॉस को कुछ चेंज करना हो, एडिशन करना हो, हटाना हो, जोड़ना हो, तो वो सब भी इंक्लूड किए जाते हैं और शो होते हैं। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आपके कोई भी डाउट्स या कंप्लेंट्स हो उसे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर कर सकें। थैंक यू।